नाउ अभी हम लोग कल आधे पे कंप्लीट किए थे हमने। आज हम इस चैप्टर 4 का फायर इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए, फायर इंश्योरेंस का मतलब ही क्या होता है कि हम फायर इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारा जो गुड्स है या प्रॉपर्टी है, अगर इन केस फायर के वजह से डैमेज्ड हो रहा है तो हम क्या कर सके, फायर इंश्योरेंस के थ्रू हम उस जो भी डैमेज और लॉस हुआ है उसका हम क्या कर सके, कंपनसेट ले सके। अब देखो, फर्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। पहले का क्या है, वैल्यू पॉलिसी। वैल्यू पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि समझो आपने फायर इंश्योरेंस लिया गुड्स के ऊपर, ठीक है, और आपने ये बोल के लिया कि भाई अगर मेरे गुड्स जितने वैल्यू के डैमेज हुए या तो लॉस हुए फायर में, ठीक है, तो वो क्या करेगी, तो फायर इंश्योरेंस है ना, वो आपको क्या करेगी, उस वैल्यू का आपको कंपनसेशन देगी। फॉर एग्जांपल, समझो आपका गुड्स जो था वो 10 करोड़ का था, ठीक है, उसमें ड्यू टू फायर आपका जो डैमेज हुआ, गुड्स हुआ 5 CR का। तो जो कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या करेगी, आपको 5 करोड़ का कंपनसेशन कर देगी, ठीक है। तो क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी 5 करोड़। यही है, जितने वैल्यू का आप लॉस होगा फायर में उतना क्या करेगी कंपनी, आपको कंपनसेट कर देगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो। अब देखो, एवरेज पॉलिसी क्या होता है। एवरेज पॉलिसी ये होता है, अगर आपका गुड्स फायर इंश्योरेंस में जल गया, अगर आपने एवरेज पॉलिसी लिया, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल देखो, आपका गुड्स जो है उसकी वैल्यू है 10 करोड़, वही लेते हैं, फायर में लॉस हुआ 5 करोड़ का, तो जो आपको जो कंपनी है वो सिर्फ 2.5 करोड़ का ही कंपनसेशन देगी। उसी को बोला जाता है एवरेज पॉलिसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज पॉलिसी। आई होप ये याद हो। पहले वाले केस में क्या होता है, जितने का गुड्स है अगर उतने का डैमेज हुआ तो क्या करेगी, उतने वैल्यू तक का आपको कंपनसेशन देगी। अगर एवरेज पॉलिसी में अगर आपका 5 करोड़ का गुड्स है, तो एवरेज मतलब क्या होता है कि जो भी अमाउंट का आपका गुड्स रहेगा, फॉर एग्जांपल इस केस में 5 CR का था, तो हम क्या करेंगे, उसका एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2.5 CR। तो ये हम क्या करेंगे, ये कंपनी आपको कंपनसेशन इतने प्राइस का देगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी। अभी देखो, स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होता है। स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब होता है या आपने किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ही पॉलिसी लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस स्पेसिफिक पॉलिसी, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर फॉर डेफिनाइट सम irrespective मार्केट वैल्यू, इफ देयर इज एन लॉस स्टेट अमाउंट विल बी हैव टू पेड द पॉलिसी होल्डर। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या दिया, प्रॉपर्टी ₹1 लाख का है, इंश्योर फॉर 75,000। प्रॉपर्टी 1 लाख का है, बट उसने इंश्योरेंस कितने का लिया है, स्पेसिफिकली 75,000 का लिया है, ठीक है। एंड देन द लॉस ड्यू टू फायर ₹40,000, द इंश्योरेंस कंपनी विल बी पे ओनली 40,000 इज एन फुल कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने 70,000 का लिया है, ठीक है, इस केस में क्या हुआ, कितने का लॉस हुआ है, 40,000 का। तो कंपनी क्या कर रही है, 40 जो 1000 है उसका पूरा कंपनसेशन दे रही है। बट अगर यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लॉस 80,000 का हुआ रहता तो कंपनी सिर्फ 70K देती, बाकी का 10K जो जो लॉस रहता वो खुद ही वो पर्सनली लाइबल होता, ठीक है, वो पर्सनली लाइबल होगा उस लॉस के लिए। समझा ये पॉइंट। आई होप ये पॉइंट समझिए आपको। अब देखो, फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, तो इसके ऊपर का मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है, दिस पॉलिसी कैन टेक फॉर गुड्स फ्रॉम लाइंग डिफरेंट लोकेशन और गोडाउन वेयर हाउस। देखो कैसा होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी का ही मतलब होता है कि आपने समझो आपका कोई गुड्स है, ठीक है,
आपने कहीं वेयर हाउस पे रखा है, वेयर हाउस से आप क्या कर रहे हो, उस गुड्स को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे भेज रहे हो, आपका मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब बिजनेस बहुत बड़ा है आपका, तो हर जगह आपका गुड्स का सप्लाई हो रहा है। तो आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, फ्लोटिंग पॉलिसी ले रहे हो। फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि भाई जो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब जहां जहां जा रहा है गुड्स, आप हर जगह का तो आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो आपका हर हर जगह के लिए अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस तो ले नहीं सकते हो, तो क्या कर रहे हो आप एक ही चीज पे ले ले रहे हो कि भाई देख ये कहीं भी जाएगा गुड्स, कहीं भी वेयर हाउस में रहेगा, अगर डैमेज हुआ तो तू मुझे कंपनसेशन देगा, यही बोला गया है इसमें सिंपली। अब देखो एक्सेस पॉलिसी क्या होता है, ये एक्सेस पॉलिसी में दो टाइप्स के पॉलिसी आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, दो टाइप के पॉलिसी आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला पॉलिसी क्या होता है, वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल, ठीक है। और एक्सेस इसमें क्या होता है, जो भी आपका पॉलिसी रहता है उसके नीचे जितने अमाउंट पे मिला, अगर कुछ भी हुआ लॉस तो कंपनी पे कर देती है। और दूसरा क्या होता है, कवर एक्सेस वैल्यू, अगर समझो गुड्स के फ्लक्चुएशन पे अगर ज्यादा अमाउंट खर्चा हो गया या ज्यादा अमाउंट लॉस हो गया, तो भी क्या करेगी, कंपनी बियर करेगी। आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो इसका, ठीक है। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, देखो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी, और दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब देखो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का यही मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पॉलिसी लिया, अगर आपका प्रॉपर्टी जल गया, फायर में जल गया आपका प्रॉपर्टी, तो क्या आप उसके बदले पैसा नहीं लोगे, आप उसके बदले प्रॉपर्टी ही लोगे, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। मतलब जो चीज जला उसके बदले वही चीज आप ले रहे हो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस ड्यू टू रियॉट्स वॉर एक्सेट्रा। देखो फायर इंश्योरेंस में रियॉट्स वॉर, जो भी वॉर होते हैं, जो भी अगर लाइक मिसाइल्स विसाइल्स अगर आप पे वॉर हो गया और जल गया, तो वो फायर इंश्योरेंस में नहीं आता बेसिकली। However, this policy covers a lot risks under a single policy. ये एक ही पॉलिसी में बहुत सारे रिस्क आते हैं, इसी पॉलिसी में कवर्स हो जाते हैं। द रिस्क में बी लॉस ड्यू टू फायर, एक्सप्लोजन, अर्थक्वेक, फ्लड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो फायर इंश्योरेंस के हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली लॉस पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंटली लॉस पॉलिसी का मतलब क्या है, द फायर इंश्योरेंस ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनिफाई द मटेरियल लॉसेज ओनली, द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वाज नॉट indemnified. Thus, the consequential loss policy includes the loss of tangible and intangible properties. This policy provides an indemnity to insure for loss of net profit, payment, standing charges, expenditure, respect, increased of cost of जो भी इस ये देखो consequential loss policy का मतलब ही ये होता है, इसमें जो भी आपके टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, इंटेंजिबल मीन्स व्हाट, जिसको आप नहीं दे सकते, वो सारी चीजें का भी अगर लॉस हो रहा है ना, तो वो क्या करेगी, कंपनी बियर करेगी। आप बोलोगे सर इंटेंजिबल क्या ही हो सकता है, लाइक समझो आपका बड़ा अच्छा खासा कंपनी है, उसकी गुडविल है, अगर वही गुडविल कंपनी अगर ड्यू टू लाइक एक्सप्लोजन हो गया, जल गई, और उसके साथ साथ क्या होता है, रेपुटेशन भी मार्केट में खराब हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अभी आपने सुना रहेगा कि सैमसंग का जो ईयरबड्स है वो एक किसी लेडी के कान में वो फट गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट का तो लॉस हुआ, प्लस वो जो रेप्यूटेशन जो गई सैमसंग का, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ता है। अब देखो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, अभी बोलोगे सर ये स्प्रिंकलर क्या होता है, आपको मालूम है बड़े बड़े मैदान में या आप देखोगे ना एग्रीकल्चरल लैंड में, हम लोग क्या एक पाइप डालते हैं जिसमें से ना पानी ना हर एक जगह पे कोने में जाती रहती है, समझा क्या। समझो आपने ये चीज लिया, स्प्रिंकलर लिया, वो पाइप को फिट किए, घर पे हर जगह लगाए। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जो होटल्स में देखोगे ना, अगर फायर बेल बजता है तो ऑटोमेटिकली पानी निकलने लगता है उससे, उसी को बोला जाता है स्प्रिंकलर। अगर इन दिस केस, अगर समझो फायर आपने इसका भी पॉलिसी ले लिया, अगर आपका घर में समझो आग लगी या होटल में आग लगी, अगर ये काम नहीं किया प्रॉपरली, तो जो भी डैमेज होगा वो क्या होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा 9 पॉइंट कंप्लीट हो गया, ओके ठीक है। तो ये हमारा लाया क्या था, ये हमारा फायर इंश्योरेंस पूरा कवर हो गया ना। अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट का देखेंगे, ठीक है। अभी देखो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ही क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, उसी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, मतलब थोड़ा कॉमनली यूज करो,
हर एक चीज बताने वाली नहीं होती है, तुमको भी समझना पड़ेगा। अब देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या होते हैं। रोड से कर सकते हो, रेल से कर सकते हो, एयर से कर सकते हो, ये सारे मोड्स है। एंड देन वाटर ट्रांसपोर्ट है, मोनो रेल एंड मेट्रो। जैसे कि बड़े बड़े अर्बन सिटीज में अगर आप लोग देखोगे, जो पॉस एरिया रहता है ना, उधर हम लोग मेट्रो और मोनो रेल का ऑप्शन डालते हैं ताकि आप लोग क्या कर सको, इजीली ट्रैवल कर सकते हो, और उसके टिकट्स नॉर्मल लोकल से ज़्यादा महंगे होते हैं। रोप वे, अब बोलोगे सर ये रोप क्या होता है? भाई उड़न खटोला देखा है? कहीं भी आप समझो हिल स्टेशन जा रहे हो, आप कहीं पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हो, तो उसके लिए हम लोग अलग से वे बनाते हैं, लाइक रोप वे। ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं लोग, भी पीपल भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम लोग पीपल भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, प्लस गुड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। अभी मुझे बताओ, जैसे कि अगर आप विरार में जीवदानी है, ठीक है, आपको जैसे ही जाओगे ना जीवदानी के टॉप पे, आप देखोगे वहां पे आपको अच्छा खासा आइसक्रीम मिलेगा, पानी का बोतल मिलेगा, हर एक चीज अवेलेबल होगा। तो भाई क्या वो पर्सन लोग इतना हैवी हैवी चीज एक ही साथ लेके जाते? नहीं। बाजू में ना उधर रहता है रोपवे, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, पहाड़ वाले जगह पे ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके और पाइपलाइन मतलब पाइप के थ्रू इंटरनेट, देखोगे ना समुद्र के नीचे से भी ना पाइपलाइन डाले, इंटरनेट कनेक्शन डाले जाते पाइप, ताकि क्या हो सके, अच्छा नेटवर्क मिल सके। उसके थ्रू पेट्रोल, भी निकालते हैं ना पाइप के थ्रू, देखा रहेगा जमीन में हम लोग लगाते हैं पेट्रोल जो निकलता है जमीन के अंदर से, उसी को बोला जाता है। उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे, मतलब एक जगह से निकाल रहे दूसरे जगह उसको रख रहे। देखो रोड ट्रांसपोर्ट का ही मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब ये बेसिकली ये बहुत चीप चीप कॉस्ट होता है, कि अगर आप अपने गुड्स को इजीली रोड के थ्रू, लैंड के थ्रू आप एक जगह से दूसरे जगह पे लेके चल जा रहे हो, उसी के ऊपर आपको ये पूरा क्वेश्चन लिख देना है, पूरा छाप देना है। ठीक है, क्या होता है, अब देखो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस क्या, आप खुद से सोचो। भाई अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये चीप होगा, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ मेरा। ठीक है, दूसरा क्या है, पेरिशेबल गुड्स जो रहेगा, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो गुड्स एक दो दिन ही तक चलते, फॉर एग्जांपल एग, ब्रेड, मिल्क, ये सारे जो चीजें हैं सिर्फ एक दो दिन के ही इनका एक्सपायरी रहता है। तो क्या करते हो, रोड के थ्रू क्या इजीली आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इजीली डोर टू डोर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और फ्लेक्सिबल मोड होता है ये, लोडिंग अनलोडिंग, आप कुछ भी सामान को फटाक से लोड और अनलोड कर सकते हो। और डोर टू डोर सर्विस भी आपको प्रोवाइड हो जाती है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, देख सकते हो। एंड देन इट हेल्प्स पीपल टू ट्रैवल एंड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे बस बस में आप अपने सामान को भी कैरी कर सकते हो, या तो ऑटो, ओला, कैब, कुछ भी लेके आप क्या कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस गुड्स को भी लेके इजीली जा सकते हो। अब देखो, जैसे कि अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो हर एक चीज का क्या रहेगा, डिसएडवांटेज भी रहेगा। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी। भाई रोड से आप एक लिमिटेड ही तक ही ले सकते हो। आप सोचोगे भाई मैं पूरा वेयर हाउस ही लेके चल जाऊं, ऐसा नहीं होता। पूरे वेयर हाउस का गुड्स आप नहीं ले के जा सकते हो, हाँ अलग अलग व्हीकल कैरी करके ले जा सकते हो, बट एक ही चीज में लेके जाना इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि उसके कुछ क्या रहते हैं, क्या लिमिट रहती है। ट्रांसपोर्टेशन इज हैवी एंड बल्किंग गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। अब देखो हाई कॉस्ट मतलब अगर ज्यादा भारी सामान आप लेके जाओगे तो जो टोल नाका पे रहते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड एंड एडवर्स वेदर कंडीशन सच एज फ्लड्स, रेन, लैंडस्लाइड, ये सब की वजह से क्या होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विच आर कॉमन। देखो मैंने बोला ना, जैसे अभी देखोगे ना पुणे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं, पुणे हाईवेज होते हैं, यहाँ पे कैसा रहता है, मिनिमम लिमिट रहता है कि गाड़ी को 80-100 की स्पीड पे भगाना ही है। तो क्या करती है, 80-100 की स्पीड पे भगाते भगाते ना बहुत ज्यादा, समझो अगर पोर्ट होल्स आ जा रहे, गड्ढे आ जा रहे, तो इसके थ्रू एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, और ये एक डिसएडवांटेज है रोड ट्रांसपोर्ट का। पॉल्यूशन, भाई धुआं छोड़ रही है तो पॉल्यूशन तो होगा ही, और पीपल्स के हेल्थ पे भी अफेक्ट पहुंचता है। अब देखो रेल ट्रांसपोर्ट क्या है। रेल ट्रांसपोर्ट इज अ गुड्स पैसेंजर रेल लाइन थ्रू कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। इट occupies important place land transport system country and most dependable mode of transport to carry goods and passenger over long distance। देखो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा क्या रहता है आपका, रेल ट्रांसपोर्ट रहता है, सबसे अच्छा रहता है,
ताकि लंबे अगर आपको कहीं भी रूट पे जाना है 2-3 दिन का, तो अच्छे खासे आप लोड को लोडिंग करके आप क्या कर सकते हो, गुड्स को लेके जा सकते हो। नाउ दोस्त अब इसके हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेजेस देख लेते, डिसएडवांटेजेस भी। अभी देखो इसके एडवांटेज क्या है। इट इज़ अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। ये कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा भी चार्ज नहीं होता है, ज़्यादा भी बोलते हैं ना, ना तो ज़्यादा महंगा ना तो ज़्यादा सस्ता, कन्वीनियंट होता है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो मस्त है। इट इज़ सुटेबल मोड फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट मोड है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे बल्की और हैवी गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे। इट इज़ अ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। अभी देखो रोड के कंपैरिजन में ये फास्टर क्यों है, रीजन इज ये रोड में कैसे रहते, थोड़े क्राउड्स आ जाते, मे बी एक दूसरी व्हीकल्स भी आ जाते। इसका रेल ट्रांसपोर्ट का क्या है, सिंगल पटरी है भाई, उसी के स्पीड मतलब सिंगल पटरी पे जितना स्पीड उसको लेना है ले, जब तक उसको स्टॉप नहीं आएगा तब तक वो रुकेगा नहीं, मे बी बीच में रुक जाए कभी, ठीक है। इट ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड टू एडवर्स वेदर कंडीशन, और वेदर कंडीशन से इसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसका पटरी जैसा है वो उसी पे चलेगा, जमीन पे तो आ नहीं सकता है। इट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, और ये इंश्योर भी करता है कि भाई अगर आप ट्रेन में रख दे रहे हो ना गुड्स को, तो ये तो सिक्योरिटी कि आपके गुड्स को कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी डिसएडवांटेज क्या है। इट इज रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर ओवर शॉर्ट। देखो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी वो भी फुल डिस्टेंस का पैसा ले लेगा ना भाई, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो किसके थ्रू, ट्रेन के थ्रू, आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या वही डिस्टेंस का पैसा लेगा, ठीक है। इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंट्री जहाँ पे हम प्रॉपर उस स्टेट में नहीं जा सकते, दूर ही उसको क्या कर सकते, ले सकते। फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप यूपी में हो, तो यूपी में आप बहुत अंदर अंदर रहते हो, तो ट्रेन तो एक मेन सिटी पे ही उतरेगा, जैसे प्रयागराज हो गया, वहां से तो अंदर एकदम नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से फिर अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा रोडवे के थ्रू आपको अपना गुड्स पहुंचाना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अभी देखो भाई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, दैट मीन्स व्हाट, उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, एज कम्पेयर टू रोड एक्सीडेंट्स में चलो मिनिमम एक कार में 4-5 हो गए, बट ट्रेन में 200-300 मे बी मोर देन 300 इतने पीपल्स ट्रैवल करते, तो गुड्स भी अगर डैमेज होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, और जो एक्सीडेंट में जो लोग भी मारे जाएंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो ये ज़्यादा लॉसेस करता है, हैवी लॉसेस। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट मोर एज ट्रेन आर रनिंग एज पर देयर फिक्स टाइम। जो भी उनका टाइम है उसी टाइम पे वो पहुंचाएगी, अदरवाइज पहले तो पहुंचाती नहीं है ट्रेन कभी भी, बट जो उनका टाइम है उसी टाइम पे पहुंचाएगी, या तो फिर थोड़ा टाइम लेके थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। भाई सिंपल सी बात है, डोर टू डोर सर्विस ट्रेन थोड़ी ना प्रोवाइड कर देगी, चाइना थोड़ी ना, इनफैक्ट चाइना में भी ऐसा सिस्टम नहीं है अभी। नाउ हम लोग जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट। प्लेन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को भेज दे रहे हैं, और ये है फास्टेस्ट मोड है हमारा, कि एक जगह से दूसरे जगह आप तुरंत 1-2 घंटे में चल जा रहे हो। फॉर एग्जांपल से ऐसे आपको एक गुड्स मुंबई में आपको कहाँ पे भेजना है, दिल्ली भेजना है, तो दिल्ली में मोस्टली 2 आवर्स लगते, तो 2 आवर्स में आपकी गुड्स, अगर एज कम्पेयर टू अगर आप ट्रेन से देखोगे तो ट्रेन से में भी आपको 15 घंटा 16 घंटा लगता है, तो आप एयर के थ्रू क्या जल्दी पहुंचा सकते हो, और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। अब इसके एडवांटेजेस देख लो। देखो डोमेस्टिक एयर फॉर पब्लिक सेक्टर और इंटरनेशनल फॉर ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर, ऑस्ट्रेलिया और पब्लिक सेक्टर एक्सेट्रा जो है। एडवांटेज क्या, देखो ये फास्टेस्ट मोड है, मैंने पहले ही बोल दिया था, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वॉर के टाइम पे, क्योंकि अगर वॉर के टाइम पे कुछ इमरजेंसी रहा तो हम क्या कर सकते हैं, तुरंत सारे इक्विपमेंट्स भेज सकते हैं, प्लस पीपल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। As air transport, use natural ways, no separate construction routes required like road और रेल ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हमको कोई भी रोड, रेलवे, पटरी ये सब रिक्वायर नहीं रहते, जहाँ हमको सॉफ्ट लैंडिंग मिल गई हम वहाँ पे लैंड कर सकते हैं अपने प्लेन को, ठीक है। इट इज़ अ लेस पॉल्यूटिंग एक्स कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट तो भाई ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, उसके कंपैरिजन में जो एयर ट्रांसपोर्ट रहता है वो लेस पॉल्यूट करता है।
इट इज़ यूजफुल इन सच एरियाज वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसफर्स आर नॉट एक्सेसिबल, मतलब ये उस एरिया के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एयर 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 ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो सारी चीज़ों को तुरंत भेज सकते हैं। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, भाई शॉर्ट टाइम में कोई चीज़ पहुंचा रहा है आपको तो एक्सपेंसिव तो रहेगा ही, सिंपल सी बात है। इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, देखो अभी अगर वेदर का कंडीशन बेकार रहा तो क्या ये इफेक्ट भी पहुंचेगा ना भाई प्लेन को, कि भाई अगर समझो वेदर के थ्रू कुछ हो गया इंजन में तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है ही नहीं भाई, लॉन्ग डिस्टेंस में मिनिमम तो 700-800 मीटर के लिए 700-800 किलोमीटर के लिए तो होना चाहिए। इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सच एज कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, रनवेज, कंट्रोल टावर्स एक्सेट्रा, इसके लिए कैसा रहता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। और बेसिकली ये जो मार्केट है ना, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी शायद बताया रहेगा, ये जो मार्केट है इसमें बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स मतलब बहुत कम ही लोग इस मार्केट में आते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना बहुत ज़्यादा लगता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल स्ट्रिक्शन एज एन एरोप्लेन फॉर सम नेशंस आर नॉट अलाउड फ्लाई ओवर द कंट्री। देखो एयर ट्रांसपोर्ट के लिए कैसा रहता है, कोई कोई नेशन बोलता है कि हमारे ऊपर से मत लेके जाओ भाई प्लेन, हमारा जो बॉर्डर है आप वहां से मत लेके जाओ, हमारे जो ज़मीन है वहां से मत लेके जाओ, हमारी कंट्री के ऊपर से मत लेके जाओ, आप घूम के लेके जाओ, तो ये भी सारे रेस्ट्रिक्शंस को हमको देखना पड़ता है। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट, अब वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू शिप, कार्गो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो वो आप लोग पढ़ लो मीनिंग इसका, इजी है, बस वही बताना है, वाटर के थ्रू हम लोग जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ रिलेटिवली इकोनॉमिकल मोड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स के लिए और बल्की गुड्स के लिए क्या है, एक साथ हम लोग ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, देखो अगर इसमें एक्सीडेंट भी हुआ तो क्या हम लोग क्या उस बंदे को बचा सकते हैं डूबने से, बट जो एक्सीडेंट जैसा फायर हो गया तो उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं। इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अब ये देखो ये इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है कि भाई अगर शिप के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या होता है कि कोई अदर कंट्री रहता है वो बोलता है हाँ ठीक है मैं भी इस कंट्री से क्या कर रहा हूँ, अगर ये शिप के थ्रू अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो मैं भी उसमें क्या करूंगा, मैं भी अपने गुड्स को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, या तो कहीं से मैं गुड्स मंगाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा। तो ये क्या है, अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बहुत प्रमोट करता है। देर इज नो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनिंग रूट्स एंड मोस्ट देम आर नेचुरली मेडेड, मतलब नेचुरली मेडेड मतलब अभी पानी के लिए क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, बट से एक बेसिकली हमको क्या एक कॉर्नर चाहिए रहता है, एक पोर्ट चाहिए रहता है, वहां पे हम लोग पोर्ट एरिया बना देते हैं उसको, एंड देन बाकी जो भी रोड्स रहता है वो तो नेचुरली बना रहता है पानी, तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट, अभी देखो रेल ट्रांसपोर्ट के तो रेल ट्रांसपोर्ट से तो अच्छा ही है, में एक्सीडेंट के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं और आप कहीं भी गुड्स शिप के थ्रू पहुंचा सकते हो। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, भाई शिप कभी भी डोर टू डोर क्या भी जमीन पे चलेगा, तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट तो देना ही नहीं चाहिए था डिसएडवांटेज में। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, इट गेट्स हैवीली अफेक्टेड बाय एडवर्स, हाँ भाई अगर सुनामी आया, अर्थक्वेक आया तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पहुंचेगा। इट कंपैरेटिवली स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट, स्लो मूविंग क्यों, अभी भाई शिप एकदम स्पीड में तो नहीं जाता है, तो क्या धीरे 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 चलते रहा अपना। मोर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व टर्म्स ऑफ पोर्ट्स, देखो शिप्स मेंटेनेंस एक्सेट्रा, पोर्ट्स तो आपको चाहिए ही रहेगा जहाँ पे आप गुड्स रखोगे फिर वहां से आप शिप में ट्रांसफर करोगे, तो ये सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है। और फिर शिप का मेंटेनेंस भी हो गया, भाई मालूम पड़ा मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे हो शिप का, बीच में जाके डूब गई। इट्स सब्जेक्ट टू पोल्स ऑफ सी, और ये क्या है सी में ही इसको हम क्या करते यूज करते, ये तो कॉमन वाली बात है, और बाहर तो हम बोर्ड को यूज ही नहीं कर सकते ना भाई, क्या ही पॉइंट है। ओके अभी द नेक्स्ट पॉइंट क्या अच्छा इधर ही दिया है, मोनोरेल एंड मेट्रो। देखो मोनोरेल क्या है, वही जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेल होते हैं ना, जो प्राइवेट पर्सन लोग बनाते हैं, मोनोरेल एंड मेट्रोस, उसी के बारे में बताया गया, और वो क्या है थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है एज कम्पेयर टू लोकल रेल से।
which track consists of a single rail beam. The term is also used to describe beam on system or the trains traveling such as beam track. From the passenger perspective, monorails can have some advantage over modes such as less interaction, traffic jam. भाई सिंपल सी बात है, मेट्रोज में ट्रैफिक जाम कहाँ से होगा? आप देखोगे ना, मोस्टली मेट्रोज नीचे से तो बनाते नहीं, वो ऊपर ही में बनाते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन वो लोग ऊपर ही से करते ताकि क्या हो कि ट्रैफिक ना हो और लोगों का टाइम भी बचे। अब देखो रोप वे तो मैंने आपको बता दिया, जो हिल्स फॉर एग्जांपल विरार का वो जीवदानी माता का मंदिर देख लो आप, माता का मंदिर बेस्ट एग्जांपल है। वहां से लोग क्या करते, सीढ़ी जो नहीं चढ़ पाते वो रोप के थ्रू ऊपर चल जाते दर्शन करने। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो मैंने आपको बताया था, वाटर वाइल्ड डिस्टेंस नेटवर्क के लिए, पेट्रोलियम के लिए और नेचुरल गैस के लिए, जो हम लोग जो भी हमारा जो अर्थ का सरफेस है अंदर से निकालते, उसका हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब देखो वेयर हाउस का मतलब ही क्या होता है? वेयर वी वेयर स्टोरिंग अवर, मतलब जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी वेयर स्टोरिंग अवर गुड्स, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। इट्स क्रिएट व्हाट, प्लेस, यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी बोथ। अब देखो डेफिनेशन क्या दिया, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। अब इसके फंक्शंस क्या है? फॉर एग्जांपल स्टोरेज, ठीक है। अभी देखो वेयर हाउस का वर्क ही क्या है कि क्या करे, जो भी आपकी गुड्स है उसको वो क्या करे, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके, वही उसका है। और प्राइस स्टेबलाइजेशन इन फ्यूचर अगर कहीं भी मार्केट में शॉर्टेज हो कोई भी चीज़ का, तो हम लोग ने उस चीज़ को स्टोर करके रखा है लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि वो क्या हो, उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़े ना, ठीक है, इसी के लिए। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है कि जानबूझ के बहुत सारे वेयर हाउस वाले लोग एक पर्टिकुलर गुड्स को स्टोर करके रख देते हैं और मार्केट में जैसे ही शॉर्टेज आती है तो उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ गया वो क्या करते हैं, गुड्स को भेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग उस सारे गुड्स को स्टोर करके रखते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी चीज़ ज़्यादा महंगा ना हो, ठीक है। प्राइस स्टेबलाइजेशन हो गया। अब देखो रिस्क बियरिंग तो होता है भाई कि अगर स्टोर चीज़ें समझो फॉर एग्जांपल किसी वजह से ख़राब हो गई, रैट्स का डर रहता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, वो सबका डर रहता है, तो इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। देखो फाइनेंसिंग, लोन्स कैन बी रेस्ट फ्रॉम वेयर हाउस कीपर्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट गुड्स स्टोर ओनर, गुड्स security for warehousing keeper for financial institution. This is the manner warehousing acts source of finance for the businessman to meeting business operation. business वाले लोग भी यूज करते हैं इसको ताकि वो अपने गुड्स को क्या करे, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सके। अब देखो जो रहता है ना हमारा वेयर हाउसिंग, वो क्या करता है, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। तो चीज को क्या करता है, अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है और पैकेज करके रखता है ताकि वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए चले। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से हम लोग गुड्स को मंगा रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग क्या करें, उस चीज़ को हम लोग स्टोर करके रखें जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउस क्या क्रिएट करता है, टाइम और प्लेस यूटिलिटी। एक ही जगह पे वो उस सारे गुड्स को स्टोर करके रख देता है और वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए उस गुड्स को आराम से रखता है। प्रोसेसिंग, जो भी उसका प्रोसेसिंग रहता है, for example certain commodities are not consumed in form they are processing is required to make consumable paddies, polish, fruits, repent, etc. sometimes warehouse undertake such activities on behalf of owners के behalf पे वो सारी चीजें भी करते हैं, तो उसका उन लोग चार्ज लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ वेयर हाउस कौन कौन से टाइप्स आते हैं, जैसे कि प्राइवेट वेयर हाउस होता है। नाउअडेज तो बिजनेस, देखो बिजनेस करने वाले पर्सन से ना हर एक चीज में कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं कि हमको बिजनेस कैसे करना है। तो नाउअडेज ट्रेंड क्या चल रहा है, हम लोग एक वेयर हाउस खुद का ले लेते, बड़ा सा लैंड, उसमें वेयर हाउस बना देते और अलग अलग ब्रांड की चीजों को स्टोर कर देते और उससे हम लोग क्या लेते, रेंट लेते हैं, तो इससे हमारा इनकम जनरेट होता है। पब्लिक वेयर हाउस मतलब कि लोगों ने ही उस वेयर हाउस के खरीदा है और उसमें अपनी अपनी चीजें वो लोग स्टोर करके रख रहे हैं। अब देखो बॉन्डेड वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है इम्पोर्टर्स को। अब देखो क्या करती है, जैसे कि आप कस्टम ड्यूटीज नहीं पे की हो, तो कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करने के बाद अब देखो शिप्स को तो जाना पड़ता है,
दूसरा गुड्स लेने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक ऐसा वेयर हाउस बनाती है कि जब तक अगर आप उस गुड्स पे जो भी आपने इंपोर्ट किया उस पर अगर आप टैक्स नहीं भरोगे, जिसको हम लोग कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज बोलते हैं, जब तक वो आप नहीं भरोगे तब तक वो गुड्स क्या रहती है, गवर्नमेंट के पास रहती है। जिस दिन आप भरोगे उस दिन वो क्या करती है, वो गुड्स को ले लेते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर आप सोचोगे कि भाई मैं नहीं बेचता हूँ, रहने देता हूँ, ये बाद में कर दूंगा, तब तक तो फ्री में नहीं, ऐसा नहीं होता, उसका कुछ टाइम लिमिट होता है। जैसे वो टाइम अगर आप नहीं पे करोगे तो वो गुड्स गवर्नमेंट बेच देती है दूसरे को। अब देखो ड्यूटी पेड वेयर हाउस क्या होता है, जैसे कि आपने समझो कि कुछ आपने सारे कस्टम ड्यूटीज पे किए हैं जो भी है, और आपके गुड्स को अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, या तो अभी काम नहीं है, बाद में ट्रांसपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है वो चीज़, जहाँ पे आप क्या करोगे, ड्यूटी पेड वेयर हाउस को वहीं पे रखोगे, और इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत रहेगा आप उस गुड्स को लेके जा सकते हो। ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट वेयर हाउस, जो गवर्नमेंट का वेयर हाउस रहता है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर रहती है, वो सारी हो गई। कोऑपरेटिव वेयर हाउस, कोई पर्सन है जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उसका खुद का, वो वेयर हाउस हो गया। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस जो ठंडी जगह होती है ना, जहाँ पे पेरिशेबल नेचर के गुड स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल फिश हो गए आपके, जो फिश हो गए हैं, फिर ऑक्टोपस, जो भी खाते हैं, जो भी सी फूड्स होते हैं ना, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, उस वो वेयर हाउस होता है, वो वाले वेयर हाउस को बोला गया कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। अब देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है, कौन से क्या क्या मोड है तुम्हारे पास जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक पोस्टल सर्विस होता है, थ्रू ईमेल, पोस्ट मेल, ये सब के थ्रू क्या कर रहे हो आप लोग, सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है इसके थ्रू। और दूसरा क्या होता है, मॉडर्न टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मॉडर्न टर्म में जैसे हो गया आपका व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ें। देखो पोस्टल सर्विस क्या बोला, द पोस्टल सर्विस इन इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट पोस्टल एंड टेलीग्राफ विच इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट पोस्ट विद द नेटवर्क कितना 1,54,965 पोस्ट ऑफिस इन लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये नेटवर्क है हमारा। और टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विस कौन कौन से होते हैं, मेल सर्विस, स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस, मनी रेमिटेंस सर्विस एंड रिटेल सर्विस। अभी देखो मेल सर्विस मतलब इनलैंड लेटर्स जो भी होते हैं, लेटर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। एनवेलप होते हैं, इट इन्वॉल्व्स टू कॉन्फिडेंशियल मैसेज सच एज इंक्लोजन्स, चेक्स, फोटोज, रिज्यूम्स, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्फिडेंशियल मैसेज, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनवेलप के थ्रू पोस्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्सल हो गया आपका, अब पार्सल देख लो, पार्सल का मतलब क्या होता है, जो भी आपका अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो आप लोग, वो पार्सल हो गए, या में भी आप लोग ने कुछ मंगाया थ्रू स्पीड पोस्ट से, या तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हो, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, वो सारे किसी स्पीड थ्रू के थ्रू आपको क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ हो गई। अब बुक पोस्ट हो गया, एक प्रिंटेड बुक्स, मैगजीन, जर्नल्स एक्सेट्रा, थ्रू बुक पोस्ट, उसके थ्रू आपको क्या हो रहा है, घर पे मिल रहा है। अब देखो स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विस क्या होते हैं, बिजनेस पोस्ट हो गया, सबसे पहले बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन थ्रू मेल प्रिपरेशन, मेल डिवेलिंग, आइडल स्मॉल बिजनेस एज वेल एज लार्ज कंपनीज, इन सबको क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक पोस्ट provides business customer to cost effective and effective solution which manages entire value chain, collection, storage, transmission, distribution across the country, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक पोस्ट करती है। बिल मेल सर्विस कम्युनिकेशन विच इज़ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स, मंथली अकाउंट, ये सारे जो भी रहते हैं ना आपके अकाउंट्स, इसके थ्रू क्या होते हैं, आप लोग सेटल कर सकते हो, और ये भी एक काइंड का क्या है, सर्विस है जो आपको मिल रहा है। अब मनी रेमिटेंस सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, नाउअडेज जीपे में डाल दे रहा हूँ, जीपे, पेटीएम, फोन पे, इसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर आईएमओ, जो आपके बैंक के एप्लीकेशन में भी होता है, जो हम लोग ने आईएमपीएस देखा था, इंस्टेंट मनी और ट्रांसफर करके, ठीक है। और इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर थ्रू पेपल के थ्रू आप लोग जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर करते हो मनी, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक।
और भी बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब देखो रिटेल सर्विस, रिटेल पोस्ट हो गया, ठीक है। कन्वीनियंस टू जनरल पब्लिक टू मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोड्यूस सर्विस अवेलेबल टू द वेराइटी थ्रू सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस पोस्ट रेंज सर्विस नॉट ऑफरेड इंक्लूडिंग कलेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कलेक्शन। जैसे देखो अगर आप कोई सोसाइटी में रहे तो आपको जो कोई कोई पर्सन तो कोई ना कोई सोसाइटी का पर्सन ही थर्ड पर्सन आता है, अदानी के यहाँ से तुमको देने आता है तुम्हारा लाइट बिल नहीं, कोई तुम्हारे सोसाइटी का मे बी सेक्रेटरी होगा या कोई थर्ड पर्सन होगा जो तुमको रेगुलरली मंथली बेस पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर में दे रहा है, ठीक है। अब ई पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट, या आप लोग देख लो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न में लाइक कुरियर सर्विस देखा रहेगा, अमेजोन वाले लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी देखो इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस लाइक बहुत सारे आप देखोगे, या तो नाउअडेज अभी तो अनलिमिटेड पैक्स आ गए हैं, वाईफाई आ गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड्स होती है आपको। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके थ्रू आप क्या एक कंट्री से दूसरे कंट्री जीमेल के थ्रू डील कर सकते हो, बात कर सकते हो, वही दिया। नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर वॉज फिनिश्ड। अब ये जो भी है डिफरेंस बिटवीन ये आपको करना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला है कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर के मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस हमको कैसे याद रखने, क्या 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, या मे बी कौन से क्वेश्चंस है जिसके चांसेस है आने के, तो सारा कुछ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करूंगा, तो मैं तब भी प्रोवाइड करूंगा आपको, तो आप टेंशन मत लो, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। एंड आप इस, और मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले यार, ताकि मैं भी और बनाऊँ वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट